रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत तबाही मची है और हज़ारों घर ऐसे हैं या लाखों घर ऐसे हैं जहां किसी न किसी ने युद्ध में शिरकत की है। युद्ध में या तो खेत आया है या फिर वो युद्ध में युद्धबंदी बना है और कुछ की जो रिहाई है वो हो पाई है। हमारे साथ एक ऐसे पिता हैं जो कि भारत से हैं और जिनका बेटा जो है वो युद्धबंदी हो गया था। हालांकि एक बहुत राहत की बात यह है कि वो 3 साल से लंबे समय के बाद वो युद्धबंदी की अदला बदली के दौरान छूट कर आया है और एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो हमारे साथ हैं आशीष मित्तल जी, जो कि यहाँ यूक्रेन में पिछले तकरीबन 30 सालों से काम कर रहे हैं और इनका बेटा जो है वो यूक्रेन का नागरिक है। और जब क्योंकि वो युवा है और जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय जो एक जज्बात था देश को लेकर वो भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। अब हम आशीष जी से जानना चाहेंगे कि क्या थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताएं, कैसे आपके बेटे ने सेना ज्वाइन किया और कहाँ था जो वो पकड़ा गया और क्या कुछ बीता उस पर उसके बाद। देखिए, जब यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई थी तो उस समय मेरे ख्याल से यूक्रेन का हर एक आदमी बहुत इंस्पायर था कि ये लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो, और उसके लिए जो जिस तरह से अपना योगदान दे सकता था वो उस तरह से अपना योगदान दे रहा था। जो फाइनेंशियली, जो फिज़िकली, तो उस तरह से सब लोग अपना योगदान दे रहे थे। उस समय ऑलरेडी यूक्रेन से मेल्स जो हैं उनको जाना अलाउड नहीं था। तो जब मेरे बेटे ने बाहर जाने अलाउड नहीं था, बाहर जाना छोड़ना अलाउड नहीं था, और कुछ शुरू के समय में तो शहर भी छोड़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि ट्रेन से जो है लड़कों को उतार रहे थे, लेडीज़ और बच्चों को अलाउड कर रहे थे जाने के लिए। तो मेरा बेटा कीव में रह गया था। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसने अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ उन लोगों ने आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद उन लोगों ने डिफरेंट लोकेशन पे मतलब जो है जाना शुरू किया, उनको भेजना शुरू किया। जब वो अलग अलग मोर्चों पे कि जैसे अपना सिक्योरिटी करनी अपनी एरिया की, उसके लिए आपको भी मर्दों की ज़रूरत थी उस समय, तो उनको वेपन्स दिए गए और वो अपनी सिक्योरिटी करते थे उस एरिया की। फिर उसके बाद उनको खार्किव की तरफ भेजा गया, जहाँ से उन्होंने रशियन आर्मी को पीछे करना था। तो मेरा बेटा उस समय अपने सर्किल के साथ जो है आर्मी सर्किल के साथ वो लोग गए वहाँ पे खार्किव की साइड में, और बेलगोरोद की साइड में था, जहाँ पे खार्किव बेलगोरोद सीमा पर यूक्रेन सीमा जी हाँ। तो उस सीमा पर वहाँ पर जब ये अपने बाउंड्री बनाते हैं तो उस जगह पे गड्ढे बनाए हुए थे, तो वहाँ तक उन्होंने रशियंस को पीछे खदेड़ दिया था। लेकिन कुछ आगे जाके, और उस समय थोड़ा ठंड का भी मौसम था तो धुंध भी थी, तो रशियंस ने जो यूक्रेनियन बॉर्डर है उसको कट करके उसके अंदर उनकी आर्मी घुसी हुई थी। जैसा मेरे बेटे ने बताया कि पीछे से उनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके सपोर्ट में यूक्रेन के आर्मी के लोग आने वाले हैं, तो वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उनको लगा कि हमारे ही लोग हैं, क्योंकि टेरिटरी यूक्रेन का था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो वहाँ पर रशियन सोल्जर्स थे और जो इनके हेड थे उनको तो इमीडिएटली जगह पे शूट कर दिया था। बाकी इनके पीछे, मेरे बेटे के पीछे आर्मी के बंदे ने आके कहा कि वेपन्स जो हैं नीचे डाल दो, नहीं तो हम शूट कर देंगे। तो उसने समझदारी दिखाई और वेपन्स डाल दिए। फिर उसके बाद उनको कैप्ट करके रशियन टेरिटरी में बेलगोरोद में ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ? बेलगोरोद से कहाँ और ले जाया गया और आपको कब सूचना मिली? और जब आपको सूचना मिली तो जाहिर सी बात है कि आप पे तो वज्रपात हुआ होगा। हाँ, वो तो है ही। तो अब आज की डेट में मैं हंस के बोल सकता हूँ, उस समय हाँ ये चीज़ बड़ी, मतलब किसी को दुख भी जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर की कहानी थी यहाँ पे। शुरू में हमें नहीं पता चला, क्योंकि फिर उसका मोबाइल जो है ऑफ हो गया, उसकी घंटी नहीं जा रही थी। तो फिर हमने यहाँ पर उसकी कंप्लेंट लिखी कि भाई आर्मी में बंदा काम कर रहा था, तो हमने पुलिस कंप्लेंट की कि हमारा बेटा खो गया है। उसके ये हुआ था मई में। जून के एंड में हमारे को रशिया की तरफ से उन्होंने प्रेस पे जो वीडियो बनाया था उसकी वीडियो आई, जिसमें वो हम सब के लिए बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत ठीक है, और सबके लिए उसने हेलो बोला। तो थोड़ी सी राहत आई। फिर उसके बाद हमने पता करना शुरू किया कहाँ पे है क्या है, लेकिन
कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि शुरू लेकिन में। इतना पता चल गया कि वो रूस में है और ज़िंदा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ पे आर्मी की तरफ से सूचना नहीं दी गई, क्योंकि फॉर्मली उसने आर्मी नहीं ज्वाइन किया था, वो नहीं, उसने आर्मी ज्वाइन किया था, उसके join बाद किया था। आर्मी ज्वाइन किया था, उसके बाद ही उनको ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें दी गई थी, और वो इस समय भी आर्मी में ही है। ओ हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आर्मी की तरफ से जो सूचना नहीं मिली, जो आपको एक रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी गुमशुदगी की। उस समय मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बहुत मैसिवली हो रहा था, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि यहाँ की उनके पास नहीं होगी। मैं यहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि ये शुरू की बात है लड़ाई की, तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होते हैं, कहाँ कौन क्या है, तो मेरे ख्याल से डेवलप नहीं था, इस वजह से। तो एक बार जब पता चल गया तो आपने फिर कैसे कोशिश शुरू की ताकि रिहाई हो सके? जिसको भी जानते थे सभी लोगों से अप्रोच की कि कैसे वापस किया जा सकता है बच्चे को, या कैसे वापस बुलाया जा सकता है। जिन भी ऑर्गन्स में जो भी वॉलंटियर्स थे या जो भी ऑर्गन्स इस चीज़ में मतलब काम करते हैं, सबके यहाँ पे हमने एप्लीकेशन वगैरह डाली थी कि उसको रिहा किया जा सके, लेकिन बहुत लंबा समय हमें इंतजार करना पड़ा। 3 साल से ज़्यादा लंबा समय। जी हाँ, जी हाँ। तो पहला राब्ता, पहला जो संपर्क है बेटे से कब हुआ, जब वो कैप्टिविटी में था, और कैसे हुआ? सबसे पहला संपर्क फिज़िकली और या टेलीफोन पे, जैसे भी आप समझ लीजिए, जब वो यूक्रेन में वापस आ गया है अभी 24 जुलाई को, 22 को मेरा बर्थडे है, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट था कि बेटा जो है घर वापस आ गया। तो 24 को अभी 2 महीने हुए वापस। हाँ जी 24 को मेरी उससे बात हुई थी, और इस सेम जो वीकेंड आए उसमें मैं फिर उससे मिलने गया था, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी वहाँ से रिटर्न्स आते हैं उनको आर्मी वाले अपने यहाँ एक सैनिटोरियम में रखते हैं, वहाँ पर उनका फुली चेकअप होता है, उनसे बातें की जाती हैं, उसके बाद उनको वहाँ से फिर आगे के लिए रिहा किया जाता है। लेकिन आपने कोई एक फ़ोटो देखी थी जिसके ज़रिए आपने फिर अंदाज़ा लगाया? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। वो कैप्टिविटी की वो फ़ोटो कौन सी थी और उससे क्या अर्थ निकाला? ये वो फ़ोटो थी जो हमारे को मतलब जो है सही मीडिया के थ्रू मिली थी, जिसको दिखाया हम जरा। हाँ, जिसको देखना चाहा और लोगों ने देखा, जैसे हाथों में उसकी उंगलियां ठीक हैं, लेकिन हम मेहनत करा रहे हैं क्योंकि थोड़े से हाथों पे गांठें हैं, या फिर जो उसकी आँखों के नीचे जो है उसको सोने दिया जा रहा है प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमारे को यहाँ के लोगों ने बताई कि मतलब जो है कि और इस किताब का भी कुछ अर्थ निकाला गया? किताब का कुछ अर्थ जो है वो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ के जो हैं विजिलेंस वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें जो वो समझ पा रहे थे, तो जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया जी। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लोज्ड हैं, तो इसलिए हमारे को ज़्यादा उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो अब इस फ़ोटो के बाद एक अंदाज़ा मिल गया और फिर रिहाई की कोशिश के लिए आप लिस्ट में नाम डलवाते रहे? हाँ जी, कोशिश हम अपनी तरफ से करते रहे कि मतलब भाई देखिए ये फ़ोटो है तो मतलब बच्चा है, ढूंढिए कहाँ पे है। तो क्योंकि मतलब यहाँ यूक्रेन में हमने रिपोर्ट डाली हुई थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब बच्चे को ढूंढें। और दूसरा जो भी हम जिसको भी जानते थे सभी लोगों को हम अप्रोच कर रहे थे कि मतलब हमारी मदद करने के लिए। और बीच में एक बार आपने अभी भी जिक्र किया था जब हम बातचीत कर रहे थे कि जो एक युद्धबंदियों वाला जो विमान था वो गिर गया था, तो उस समय क्या रिहाई की उम्मीद थी? और क्या उस समय उनके जहाँ पर वो बंदिश थे वहाँ से कुछ लोगों को रिहा किया गया था, तो वो सोच रहे थे कि पहले ये जाएंगे फिर हमारा नंबर आएगा, इस तरह से उनकी सोच थी। लेकिन जब वो प्लेन गिर गया था तो उसके बाद जो है बहुत समय तक कोई भी एक्सचेंज नहीं रहा था। तो फिर ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ और कब आपको पता चला कि रिहा होके आने वाला है, या रिहा होके आ गया तब पता चला कि रिहा होके? हमारे को रिहा होके जब उसका ऑलरेडी लिस्ट में था और यूक्रेन बॉर्डर में जैसे ही घुसा है तब मेरे को रात में इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो जब मेरे को पता चला तो एक कहते हैं अंदर से बहुत खुशी भी हुई, लेकिन ये लगा कि ये बात सच भी है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप मेरे को सुबह एक बार और 7 साढ़े 7 बजे जब आप उसको मिलेंगे एक बार और कंफर्म कीजिएगा, तब मैं इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करूँगा। लेकिन हम इंडिया से हैं सब, तो हम कहते हैं प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से कि भगवान जो भी सुना है वो सच होना चाहिए। फिर उन्होंने सुबह जब मेरे को कंफर्म किया तब मैंने ये इन्फॉर्मेशन आगे डिस्क्लोज़ की। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब कोई युद्धबंदी हो जाता है एक बार और रिहा होके आ गया तो उसके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो आर्मी छोड़ सकता है। हाँ जी।
तो उस ऑप्शन का अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है, वो अभी भी आर्मी के साथ काम कर रहा है? अभी वो आर्मी में ही है, क्योंकि ये भी एक लंबी प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि अभी उसके चेकअप्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद इलाज भी चल रहा है उसका। तो जब ये प्रोसेस ख़त्म होगी फिर उसके बाद आगे वो डिसाइड करेगा। आखिरी सवाल कि इस पूरे दरमियान एक पिता के दिल पे क्या क्या बीत रही थी 3 साल तक? मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं सहज योगा करता हूँ, और जिस दिन हमें पता चला उस दिन से ही मैंने हमारी श्री माता जी निर्मला देवी जो हैं उनके चरणों में इसकी फ़ोटो रखी हुई थी, और हम रोज़ सुबह प्रार्थना करते थे। जब भी ध्यान करता था तो मैं प्रार्थना करता था कि श्री माता जी जहाँ पर भी वो हो तो अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा वाइब्रेशन पे विश्वास करते हैं, वाइब्रेशन आ रहा था कि सब ठीक है, तो इसी भरोसे पे ये सारा समय निकाला। और जब उससे मिले तो एक बहुत अच्छी बात उससे मेरे को सुनने को मिली कि जब वो रशियन प्रिजनर में था तो उससे उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, तो उसने बताया स्तास उसका नाम है, फादर नेम आशीष मित्तल। हाँ, स्तास आशीष मित्तल। तो उससे पूछा तो वो लोगों को इंटरेस्ट लगा कि अच्छा आप इंडिया से हो तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताइए। फिर जब वो छोटा था तो वो भी ध्यान करता था हमारे साथ में, तो उसने थोड़ा सा उनको ध्यान के बारे में बताया, थोड़ा सा उनको बंधन लेना बताया। तो मैं इसमें कहूँगा श्री माता जी की शक्ति का ही मैं कह सकता हूँ, और उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि उनकी वजह से ही मेरा बेटा वापस आ पाया और वो इस चीज़ को फील करा वहाँ पर। ये और सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट श्री माता जी की शक्ति के साथ और भारत माता की भी शक्ति, क्योंकि श्री माता जी इंडिया से ही हैं, श्री माता जी की शक्ति बिना इंडिया के नहीं पॉसिबल हो सकती। तो ये अच्छी बात रही कि क्योंकि पिता का नाम भारतीय नाम जुड़ा हुआ है बेटे के नाम के साथ। जी हाँ। तो इस वजह से भी उनको थोड़ा ज़्यादा वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो जो भी बातें होती थी तो उससे कम से कम लोग बात कर पाते थे और वो बता पाता था। इवन जब वो प्रिजनर में ही था तो बहुत लंबा टाइम था, तो उसको लाइब्रेरी में लेके गए कि आपने कोई किताब पढ़नी है क्या, तो उसने वहाँ पर सबसे मोटी जो बुक थी वो इसलिए उठाई कि पता नहीं कितने लंबे समय और यहाँ पे रहना पड़े, तो जब तक मैं किताब ख़त्म करूँगा तब मैं यहाँ से छूट जाऊँगा। और किस्मत की बात है कि वो किताब जो थी वो इंडिया के ऊपर थी और इंडियन कल्चर के ऊपर थी, जो कि उसके लिए अच्छा ही था। क्या उस पर भी कुछ कमेंट आया उनकी तरफ से? उसको अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हम जैसे अपने परिवार में बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा उस चीज़ के बारे में पढ़े, लेकिन उसको वो मौका मिला जो कि उसने वो पढ़ा। और मैं कहूँगा हम हिंदुस्तानी हैं तो हम बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि भाई बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब वो लड़ाई में नहीं गया था या हमारे साथ रहता था तो इस चीज़ का अनुभव तो था उसको, लेकिन करना है नहीं करना इसका नहीं था। लेकिन जो वो 3 साल जो वहाँ पर रहा और एक ही तरह की लाइफ स्टाइल थी उसकी, तो उसके बाद सबसे पहले आके जब मैं मिला हूँ तो उसने सबसे पहले मेरे को आके सॉरी बोला और बोला कि पापा जितनी भी चीज़ें आपने मेरे को बोली थी मैंने रियलाइज़ की वहाँ पे और उनको फॉलो किया लाइफ में, जिसकी वजह से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, इससे अच्छी बात और क्या होगी कि 3.5 साल के बाद जो है वो युद्धबंदी से रिहा होकर, युद्धबंदी के तौर पर रिहा होकर और वापस अपने परिवार के पास आ गया। और कहीं ना कहीं भारतीय जो एक जुड़ाव है, जो एक कनेक्शन है, वो भी उसके जीवन के काम आया। तो बहुत आपको बधाई कि आपका बेटा वापस आ गया, और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।